वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की हम बात करते हैं क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे जीवन के लक्ष्य होते हैं जिसके लिए आपको एक फाइनेंशियल प्लान चाहिए होता है। आपने अगर फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर रखा है, रियल एस्टेट में कर रखा है या निवेश करते ही नहीं है, बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक फाइनेंशियल प्लान अपने लिए बना रहे हैं, भले ही वो छोटे से छोटा प्लान हो या बड़े से बड़ा, जैसे कि आपके रिटायरमेंट का कोई लक्ष्य हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बाहर उनको विदेश भेजना हो या खुद जाना हो, हर तरह के फाइनेंशियल प्लान के लिए एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। केवल फिक्स डिपॉजिट में ही निवेश कर देना या केवल शेयर बाजार में ही पैसे लगाने से आप एक निवेश प्लान नहीं बना सकते हैं। तो कैसे जितने भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी निवेश के विकल्प हैं, उनको कैसे अपने एक रणनीति में, अपने प्लान में आप तालमेल बिठाकर आगे बढ़ें, अब इसकी ओर हम जाते हैं जहां पर लाइव दर्शकों के सवालों के जवाब हम देंगे। और मेरे साथ मेहमान के तौर पर विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, और पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और रंजन दर्शक हमारे जो हैं वो फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, पूछेंगे ये सवाल अपना विश्वजीत जी से। नमस्कार, कैसे हैं रंजन जी? नमस्ते मैम, मैं ठीक हूँ मैम। धन्यवाद सर अपना सवाल भेजने के लिए मुझे। और आपने अपनी एसआईपी नवंबर 2023 से शुरू की है। जो जानकारी आपने मुझे दी है, क्वांट का स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप और एसबीआई मैग्नम आपके पास है। 12,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं। एसआईपी को बढ़ाना भी चाहते हैं आप 10% सालाना। सर जानकारी आपने तो सारी फंड्स की दे दी, एसआईपी के अमाउंट की दे दी। मुझे बस केवल जानना इतना है कि इस पोर्टफोलियो में आप कितना रुकना चाहते हैं, आपने किस सोच से इस पोर्टफोलियो को बनाया है, कोई जानकारी दे पाएंगे? हाँ मैम, एक्चुअली मेरा रिटायरमेंट पोर्टफोलियो है मैम। मेरा 25 साल के बाद रिटायरमेंट रहेगा। ओके। तो उसके हिसाब से मुझे कुछ कॉर्पोरेट जमा करना है। कितना होगा वो कॉर्पस? आपने अपना कुछ कैलकुलेशन किया है रिटायरमेंट का? मैम एक्चुअली मैं भी कैलकुलेट नहीं कर पाया। मोटा मोटी 3-4 करोड़ के आसपास चाहिए मुझे। आपके ऊपर अभी आपका महीने का अभी का खर्च कितना है? मतलब सब ईएमआई वगैरह जो भी आपके ऊपर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है, सब मिलाकर अगर पूछूं तो 35,000 के आसपास मैम मैं खर्चा करता हूँ अभी। 35,000 के आसपास, ठीक है। हाँ, उसके बाद भी मेरे पास कुछ बच जाता है। नहीं, एक्सपेंसेस सब, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज सब कुछ मिलाकर 35,000। अभी तो मैम अभी तो बहुत कुछ खर्चे नहीं है, विशेष खर्चे नहीं है। ठीक है, तो मतलब खर्चे बढ़ सकते हैं। तो 50,000 हाँ, हर मंथ actually पकड़ मैम, लेती हूँ। हाँ मैम, मेरा कुछ है ना मैम, यूलिप प्लान भी लिया है मैंने एसबीआई का 50,000 का। वो क्या 20 साल का है। नाम क्या है? स्मार्ट एसबीआई स्मार्ट। एसबीआई स्मार्ट। कितना जाता है इसमें साल का? 50,000 मैम। और कब से लिया है? और मैम मेरा पीपीएफ अकाउंट भी है। पीपीएफ में भी डालता हूँ मैं हर मंथ 2,000 रुपए। पीपीएफ में 2,000 रुपए डालते हैं। एसबीआई स्मार्ट लिया हुआ 50,000 डालते हैं। कब से डाल रहे हैं इसमें? मैम ये तो काफी टाइम हो गया, 2015 से। हाँ, तो चलिए फिर तो लंबा समय हो चुका है आपका। ठीक है, एडिशनल डिटेल्स यहाँ पर आते हुए विश्वजीत जी के पास में जाऊंगी। बताइए विश्वजीत जी, अब तो यूलिप पॉलिसी की भी एंट्री हो गई है और पीपीएफ की भी एंट्री हो गई है। रिटायरमेंट का लक्ष्य है और 35,000 अभी बोल रहे हैं महीने का खर्च है, उसको मैं सोच रही हूँ कि 50 पकड़ लेते हैं। और ये कह रहे हैं 3 से 4 करोड़ लगेंगे, लेकिन आप बताइए कैलकुलेट करके 50,000 के हिसाब से अगर कितना इनको जमा करना होगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले कविता जी, जो इन्होंने रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू करी है 25 साल पहले, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी काफी लंबी अवधि है और उसमें एक अच्छा खासा कॉर्पस जनरेट किया जा सकता है। जहां तक कि अगर इनका पोर्टफोलियो देखते हैं तो थोड़ा सा स्मॉल कैप की तरफ काफी स्क्यूड है। 2 स्मॉल कैप फंड हैं और मेजरली पोर्शन जो है स्मॉल कैप में ही जा रहा है इनका एसआईपी का अमाउंट। और ऐसा हुआ होगा कि 2 साल में उनको काफी अच्छी रिटर्न्स भी मिली होंगी स्मॉल कैप में, तो इस वजह से इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में और बढ़ाया जाए। बट मेरी सलाह ये रहेगी रंजन जी, अभी आप स्मॉल कैप से थोड़ा-सा शिफ्ट करके, आपके पास निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड भी है, आप उसमें अपनी एसआईपी को इंक्रीज़ कर दें। दोनों ही स्मॉल कैप जो हैं आपके बहुत अच्छे हैं, क्वांट स्मॉल कैप है और एचडीएफसी स्मॉल कैप है। तो मेरे हिसाब से एक स्मॉल कैप को आप स्विच कर दें लार्ज कैप की तरफ, ताकि आपका पोर्टफोलियो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाए और रिस्क जो है वो कम हो जाए। क्योंकि आप रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और उसमें आपने पीपीएफ भी ले रखा है, तो उसमें तो बिल्कुल बने रहें, वो गारंटीड रिटर्न्स हैं, आपको टैक्स फ्री पैसा भी मिलेगा। बट डाइवर्सिफाई कर रखा है आपने इक्विटी में, तो सारे प्रोडक्ट्स को लेके चलना पड़ेगा। जो यूलिप आपने ले रखा है, उसको एक बार थोड़ा-सा और डीप समझना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल से पहले आप यूलिप में नहीं निकल सकते हैं और आपने इंश्योरेंस लिया है, नहीं लिया है, ये भी समझना होगा।
क्योंकि यूलिप में दोनों ही कॉम्बिनेशन होते हैं, इंश्योरेंस भी होता है और इन्वेस्टमेंट्स भी होता है। तो मेरे हिसाब से जो कविता जी कह भी रही थी कि 50,000 रुपए आपका महीने का खर्च है, तो अगर उसको 200 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो आज की तारीख में आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया हो, तब आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छी हो जाती है। लेकिन अभी आपके पास लंबी अवधि है 25 साल की, तो बिल्कुल आपने इन्फ्लेशन को भी ऐड करा है, 3 से 4 करोड़ रुपया आपके पास होना चाहिए और उसके लिए जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 12,000 उसमें आप स्टेप अप अप्रोच लें, ताकि आप एक अच्छा कॉर्पस जनरेट कर पाएँ। 12,000 रुपए में अगर आप 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं, तो 15 साल में केवल 60 लाख रुपए बनता है। लेकिन वही अगर 10% का स्टेप अप लेके चलते हैं, तो 1 करोड़ के करीब बन जाता है। तो आपको थोड़ी-सी अपनी एसआईपी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अवधि तो काफ़ी लंबी है। थोड़ी-सी एसआईपी इंक्रीज़ करेंगे, तो 3 से 4 करोड़ का गोल जो आपने रखा है, उसमें आराम से आप पहुँच पाएँगे। थोड़ा-सा स्मॉल कैप से स्विच करके लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट करें अपने पोर्टफोलियो। यहाँ पे लार्ज कैप की ओर शिफ्ट करने की सलाह। रंजन जी, कोई सवाल पूछना है आपको? मैम सर मुझे 25 साल तक चलाना है और हर साल 20% इंक्रीज करूंगा सर मैं। तो सर मुझे लार्ज कैप में बढ़ाना है। जी, बिल्कुल रंजन जी, 20% बहुत ज़्यादा हो जाता है। पहले 1-2 साल तो आपको ऐसा लगेगा कि चलो 2,000-3,000 रुपए बढ़े हैं, बट आगे चल के काफ़ी बड़ी रकम बन जाती है। तो आप 10% भी लेके चलेंगे तो काफ़ी आराम से आप अपना गोल अचीव कर पाएँगे और आपके पोर्टफोलियो में 2 जो स्मॉल कैप हैं, उसको थोड़ा कम करके आप लार्ज कैप की तरफ स्विच करें, तो आपका रिस्क थोड़ा-सा पोर्टफोलियो में कम हो जाएगा और रिटर्न्स की कमी नहीं होगी। रिटर्न्स का पोटेंशियल भी उतना ही रहेगा। ऑल द बेस्ट रंजन जी। मैं आगे बढ़ती हूँ और टीकू राम का सवाल जो कि पंकज जी जवाब देंगे। नमस्कार, कैसे हैं सर? टीकू राम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुनाई आ रही है मैडम। जी सर, आपका सवाल पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, 13,000 की आप टोटल एसआईपी कर रहे हैं। 8 साल के लिए करेंगे केवल? हाँ, मैं आगे बढ़ा भी सकता हूँ, ऐसा नहीं मैम। मैं 10 साल बाद मैं रिटायर होऊंगा तो 10-12 अच्छा, साल तक तो मैं करूँगा। ठीक है। आपने कहा बीच बीच में लमसम भी कर सकते हैं, ये कब कब करेंगे, कितना का करेंगे? लमसम बीच में मैम ये 8-10 साल तक कर सकता हूँ या 5-6 साल तक। लेकिन जब कौन सा मतलब क्या है कि मार्केट को मैं सर्विस कराऊँ इसलिए ज़्यादा ट्रैक नहीं कर पाता, तो ऐसा कोई फंड हो जिसमें मैं लमसम में डाल सकता हूँ। मार्केट को तो खैर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता सर, मार्केट तो अपनी चाल के हिसाब से चलता है। 10 साल आपने कहा है कि आप रुकना चाहते हैं, रिटायरमेंट के लिए आप इसको जमा कर रहे हैं शायद। मुझे ये जानना है, रिटायरमेंट के बाद कोई खास राशि जो आपको इस पोर्टफोलियो से इकट्ठा करनी हो? जी मैम, ये बच्चों की शादी के लिए। तो कोई खास अमाउंट? 30-40 लाख चाहिए मैम, ज़्यादा नहीं। चलिए, पंकज जी। बिल्कुल। देखिए टिकुराम जी, स्कीम आपने अच्छी सेलेक्ट की हुई है, तो बिल्कुल एसआईपी कंटिन्यू करनी है। दूसरी बात जो आपने कहा कि लमसम पैसा जब अवेलेबल होगा, तो आपको क्या करना है, इन्हीं स्कीम में आपको टॉप अप करना है। तो स्कीम बताऊंगा। आपके पोर्टफोलियो में से एक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड और दूसरी स्कीम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप फंड। दोनों स्कीम आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। तो जब आपके पास लमसम पैसा हो, तब आप इन स्कीम में ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक टारगेट का सवाल है, देखिए 13,000 रुपए की एसआईपी यदि 12% के हिसाब से कैलकुलेट करें, तो 8 साल में करीब 30 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। और आपने कहा 30-40 लाख, तो एक तो जैसा आपने कहा कि लमसम पैसा जब भी अवेलेबल होगा, तो आप ऐड करेंगे, उससे मदद मिलेगी। और दूसरी बात, आप साल दर साल यदि हो सके तो 5%, 10% जितना भी मुमकिन हो, आप अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते रहें। तो जो लक्ष्य आपने लिया है, उसे आप आसानी से अचीव कर पाएंगे। टीकू राम जी, आपको अपना एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना होगा। लगभग 20 लाख यहाँ पर 8 साल में अगर 12% जो कि कैलकुलेशन बताई बी पंकज जी ने, उसके मुताबिक जो है आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अजय कुमार का सवाल मैं लूँगी यूट्यूब से, और विश्वजीत जी आपके पास है ये सवाल। ये 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं 5 फंड में, जिसमें इनके पास 2 स्मॉल कैप स्कीम्स है, क्वांट और टाटा की, फ्लेक्सी कैप है और पराग पारिक का मिड कैप है क्वांट का, और वैल्यू डिस्कवरी है आईसीआईसीआई प्रू का। और अपना एलोकेशन ये जानना चाहते हैं कि टोटल लार्ज मिड और में स्मॉल में कितना करना चाहिए। 15 साल का लक्ष्य है, स्टेप अप करना चाहते हैं अपनी एसआईपी 10% से रेगुलरली।
जी, बिल्कुल सबसे पहले मैं इनका पोर्टफ़ोलियो देखता हूँ तो काफ़ी अच्छे फंड्स ले रखे हैं। बट कविता जी ज़्यादातर पोर्टफ़ोलियो में देखने को मिलता है कि स्मॉल कैप का पोर्शन थोड़ा-सा बढ़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे रिटर्न्स बनी हैं, तो मैं देखता हूँ कि निवेशकों को दिखता है कि जहाँ पे अच्छे रिटर्न्स आ रही हैं, वो उसी फंड्स को ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं, तो मैं उनको सलाह दूँगा कि इनका भी पोर्टफ़ोलियो में लार्ज कैप मिसिंग है। तो ये या तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप या फिर निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड ले सकते हैं, और एक स्मॉल कैप फंड को स्टॉप करके वो एसआईपी लार्ज कैप फंड में स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ तक कि इन्होंने एक सवाल पूछा कि कितना लार्ज कैप, कितना मिड कैप और स्मॉल कैप होना चाहिए, तो अभी तो इनके पोर्टफोलियो में 40% के करीब स्मॉल कैप है। तो मेरे हिसाब से मार्केट सिनेरियो को देखते हुए भी कम से कम 50 से 60% लार्ज कैप होना चाहिए, 15-20% मिड कैप और 15-20% स्मॉल कैप होना चाहिए। अगर ऐसा डाइवर्सिफिकेशन लेके चलेंगे तो रिस्क कम रहेगा, और क्योंकि लंबी अवधि के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा-सा स्मॉल कैप का एक्सपोज़र उनको अल्फा भी जनरेट करने में मदद करेगा, बट लॉन्ग टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में कम से कम 50 से 60% इनको लार्ज कैप में निवेशित होना चाहिए। और अगर हम इनकी राशि देखते हैं, ₹25,000 जो 12% के हिसाब से अगर हम सीएजीआर लेते हैं और ये कह रहे हैं कि 10% स्टेप अप कर सकते हैं, तो करीब-करीब 16-15 साल में 2 करोड़ 17 लाख रुपए बन जाते हैं। तो ये कॉर्पस ये जनरेट कर पाएँगे, और अगर मार्केट ने अच्छा परफ़ॉर्म किया तो ऑब्वियसली अच्छे रिटर्न्स भी ले सकते हैं, बट फिर भी अभी समय के लिए थोड़ा-सा लार्ज कैप की तरफ झुकाव रखें और स्मॉल कैप पे थोड़ा-सा एक्सपोज़र कम करें। राइट। अजय कुमार मेरे साथ फ़ोन लाइन पर नहीं है, लेकिन जो बदलाव आपने कहे हैं उम्मीद करते हैं कि इनको समझ आ गए हों, और इनको थोड़ा-सा जो है मार्केट कैप के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में बदलाव लाने की ज़रूरत है। रुकेंगे हम एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लाइव दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, और इस बीच व्हाट्सएप नंबर भी मैं यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखेंगे फ्लैश होता हुआ, नोट डाउन करें, अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ। मिलती हूँ ब्रेक के बाद। In association with State Bank of India, the banker to every Indian. मैं एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालविया। मैं दूंगा आपको ऐसे ट्रेडिंग आइडियाज़ जो कराएंगे आपको धमाकेदार मुनाफा। तो देखिए पालविया के पटाखे शेयर्स सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। Sprite Agro Limited, an agricultural giant with cutting-edge technology and innovative practices, now offering a rights issue at Rs 13.4 per equity share. Company provides extensive services including contract farming, greenhouse tech, hydroponics, and exports. The rights issue is now open and closes on 12th of July 2024. The eyes dream to see. The ears crave stories. The lips believe. Agree? Great. share memories. I think he believes that if he can understand you, then maybe he can understand himself. The heart desires more. 9 years of award-winning cinema. Excellent performances. Unforgettable stories. Nick, I love you! I love you too. And so much more. The anniversary special, 1st July, Monday, 11 a.m. onwards. Only on MN Plus. मैडम सपने स्किप नहीं, सिप करो। सिंपली विजिट kotakmf.com/MrSIP और सीखो SIP के साथ कैसे हो सकते हैं आपके सपने पूरे सिस्टमैटिकली। और आप? म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और हम कर रहे हैं आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग, और रिपू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चलिए, अभी तक कनेक्ट हुए थे, डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ जाए। लेकिन पंकज जी के पास इनका सवाल है, तो सवाल शुरू करते हैं, जवाब देना। पंकज जी, यूटीआई के फ़ैन लगते हैं, ये जुड़ेंगे तो फिर हम इनसे बात करेंगे कि केवल यूटीआई के फंड्स क्यों शामिल किए हैं, क्योंकि देखिए ना, यूटीआई निफ्टी 50 है, यूटीआई निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 है, यूटीआई निफ्टी 500, और यूटीआई का ही स्मॉल कैप है। 5-5 हज़ार का ये निवेश कर रहे हैं हर फंड में, और 25 साल तक इनको जो है इन्वेस्टमेंट करनी है। टोटल रिटर्न या कमाई कितनी होगी, ये इनका सवाल है। तो
बताइए, अब इनको एएमसी डाइवर्सिफिकेशन और इन्होंने जिस तरह से पैसिव्स में अपना थोड़ा सा रुझान ज़्यादा रखा है और उसके बाद सीधा एक स्मॉल कैप फंड पोर्टफोलियो में शामिल किया है, ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस मार्केट कैप्स बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। रिपू साहब हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। रिपू जी, रिपू आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैडम, नमस्ते। जी सर, आपने यहाँ पर सलाह ली है किसी से ये यूटीआई के सारे फंड जो शामिल किए हैं? नहीं, मैंने खुद से सिलेक्ट किया हुआ है और यूटीआई का जितने भी कैप है वो सब में मेरा एसआईपी हो रहा है 5000 का। कोई खास वजह? कोई खास वजह जो आपने सिलेक्शन में केवल यूटीआई को चुना सर? कोई खास वजह नहीं, हमने बस एक ही ब्रोकरेज हाउस का ही मैंने फंड लिया ताकि मेरे को, क्योंकि मैं ये क्या बोलते हैं ब्रोकर का प्लेटफॉर्म जो है वो मैं यूज नहीं करता हूँ। हाँ हाँ। और डायरेक्ट मैं यूटीआई के ही जा करके वेबसाइट पे मैंने डायरेक्ट ये चारों के चारों फंड मैंने सब्सक्राइब किया। चलिए, हालांकि आपको जो कन्वीनियंस चाहिए उसके हिसाब से आपने ये फंड्स को सिलेक्ट किया है, लेकिन रणनीति में बहुत चूक हुई है यहाँ पर। कन्वीनियंस की मांग एक तरफ, पंकज जी बिल्कुल सही है, जो मुझे रिपो की बात से समझ में भी आ रहा है, और मेरे ख्याल से इनके जैसे ऐसे बहुत सारे दर्शक होंगे जो कि इस तरह की कन्वीनियंस चाहते हो जब उन्होंने डायरेक्ट निवेश कर रखा हो, लेकिन इस कन्वीनियंस पर कोई कॉस्ट भी लगता है। कॉस्ट ये लगता है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं है और आपने जो चुनाव भी किया है वो भी बहुत ज़्यादा पैसिव की ओर किया है, और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ही उम्दा परफॉर्मिंग फंड्स है, खासतौर से अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें तो। सही सिलेक्शन का तरीका क्या होता है पंकज जी? कोई डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीद रहा हो और अगर रिपू जैसे किसी दर्शक की ऐसी डिमांड हो कि कन्वीनियंस एक फैक्टर है हमारा जो हमें ध्यान में रखना है। कविता जी, मैं कहूंगा कि कन्वीनियंस की तो यहाँ पर बात नहीं होनी चाहिए कि इस वजह से आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको जगह जगह जाना पड़ेगा। पहली बात तो तरीका बताऊंगा कि जगह न जाना पड़े और फिर भी आप कर सकें। लेकिन अगर इन्वेस्टर ये सोचे कि मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है तो फिर एक कंपनी में क्यों, घर में के पैसे को आप इन्वेस्ट ही मत कीजिए, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मकसद तो ये है ना कि आपके पैसे पे रिटर्न जनरेट हो और जो इन्फ्लेशन है उसे बीट कर पाए, तो थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा। यहाँ पर रिपू जी मैं आपको कहूंगा, पहली बात ये बिल्कुल गलत है कि आपने सारे के सारे फंड्स जो हैं वो एक ही फंड हाउस के लिए हैं। दूसरी बात यह है कि वो भी आपने सिर्फ और सिर्फ पैसिव फंड्स लिए हैं। तो क्या होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में मल्टीपल फंड मैनेजर्स की एक्सपर्टीज दिखाई देनी चाहिए। तो आपको भी आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ ले रहे हैं तो किसी भी फंड हाउस की जो एक्सपर्टी है उस हिसाब से आप सिलेक्ट करें। दूसरी बात, सिर्फ पैसे फंड ना रखें। आपने देखिए इंडेक्स फंड ही चूज किए हुए, और मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर आपने निफ्टी 500 भी लिया, 50 भी लिया, नेक्स्ट 50 भी लिया, स्मॉल कैप भी लिया, तो मिड कैप क्यों आपने मिस कर दिया वो नहीं पता। बट एनीवे, आप पहली बात तो ये कीजिए कि पोर्टफोलियो बदलाव कीजिए, एक्टिव और पैसिव का मिक्स बनाइए, पोर्टफोलियो में एलोकेट कीजिए डिफरेंट फंड हाउसेस के बीच। दूसरी बात, एक्टिव फंड भी जोड़िए, और साथ ही जैसे आपने निफ्टी 50 लिया है और निफ्टी नेक्स्ट 50 लिया है, तो इसका मतलब अगर निफ्टी 100 ले लें एक ही फंड, उसमें आपको दोनों ही मिल जाएंगे, 50 भी और नेक्स्ट 50 भी। तो उसमें बदलाव करने की जरूरत है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, एक तो रिप्लेस करना है निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 को निफ्टी 100 से, वो अच्छा रहेगा। और बाकी भी मिड कैप एक ऐड कीजिए और एक्टिव मिड कैप ऐड कीजिए। आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड उसे शामिल कर सकते हैं। और रही बात टारगेट की, यदि 25 साल की निवेश करना चाह रहे हैं तो 20,000 रुपीज की यदि एसआईपी करते हैं 25 साल के लिए, तो 12% के हिसाब से करीब 3 करोड़ 40 लाख इकट्ठा हो सकते हैं, क्योंकि 10% से अगर आप स्टेप नहीं कर रहे ये बन रहा है। लेकिन यदि आपका अमाउंट बड़ा करना है तो आप स्टेप अप कीजिए। अगर 10% से स्टेप अप करेंगे, यही एसआईपी जो चल रही है, हर साल बढ़ाते रहेंगे 10% से, तो आपके 25 साल में करीब 8 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो लंबी अवधि में बड़ा पैसा इकट्ठा कीजिए, थोड़ा बदलाव कीजिए पोर्टफोलियो में, ये बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रशांत द्विवेदी का सवाल यहाँ पर हम लेते हैं। इन्होंने YouTube पर से अपना सवाल भेजा है। विशुजी जी, आपके पास है इनका सवाल। और 5,000 रुपये की SIP करनी है, 15 साल का निवेश लक्ष्य है, और कितना रिटर्न मिल पाएगा, ये इनका सवाल है। जी बिल्कुल प्रशांत द्विवेदी जी, जिस तरीके से आप 5,000 रुपए की SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी शुरुआत है।
क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा जब निवेश शुरू करते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम लार्ज कैप या कुछ ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड से शुरुआत करें, ताकि आपको मार्केट के उतार-चढ़ाव समझ आ जाएँ और फिर जैसे-जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़े, तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ भी अपना एक्सपोज़र बढ़ा सकते हैं। जो ₹5000 अगर आप निवेश करते हैं 10% और एनुअली आप स्टेप अप भी करना चाहते हैं, तो करीब-करीब ये मेरे हिसाब से 43 लाख रुपए बन जाते हैं, आपने जो 15 वर्ष का जो समय लिया है। और अगर आप स्टेप अप नहीं करते हैं, तो करीब-करीब 25 लाख रुपए बनते हैं। तो स्टेप अप ज़रूर करते रहें, 5000 से स्टार्ट करें, लेकिन जैसे-जैसे आपका कोई इंक्रीमेंट या बोनस मिलता है, तो आप अपना एसआईपी इंक्रीज़ करते रहें, ताकि एक अच्छी राशि जनरेट कर सकें। और 15 वर्ष का एक अच्छा लंबी अवधि है, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको पूरा लाभ भी मिलेगा और धीरे-धीरे अपना पोर्टफोलियो एक्सपैंड करते जाएँ मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ भी, और हर वर्ष अपना पोर्टफोलियो रिव्यू भी अवश्य करें। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और चलिए यहाँ पर दर्शकों के सवाल तो आ ही रहे हैं, लेकिन इस बीच रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। पंकज जी बताइए, आपका आज का गुरु मंत्र क्या होगा शो पर? कविता जी, अभी जो सवाल था उसी से इंस्पिरेशन लेके जी मेरा ये गुरु मंत्र है कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। और डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ विद इन असेट क्लास नहीं, असेट क्लास तो अलग अलग होने ही चाहिए, साथ ही डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट मार्केट कैप्स और डिफरेंट फंड मैनेजर्स की एक्सपर्टीज, उसके बीच में भी डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। हम कई बार देखते हैं कि एक ही कैटेगरी में भी अलग अलग फंड मैनेजर्स के द्वारा मैनेज किए जो फंड्स होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अलग होती है, रिस्क अलग होता है। तो आपको प्रॉपरली अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ताकि रिस्क और रिटर्न जो है वो बैलेंस रहे। विश्वजीत जी बताइए, आपका गुरु मंत्र क्या है आज का? बिल्कुल कोइंसिडेंस है जो पंकज जी ने बोला, मैं भी एक्चुअली यही कहना चाहता था कि आज के मार्केट को देखते समझ हैं कि ज्यादातर निवेशक क्या करते हैं, रिटर्न्स के चक्कर में या तो एक कैटेगरी की तरफ, चाहे वो स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, या फिर किसी एक एएमसी की तरफ जुड़ जाते हैं, जो अभी हमने एक सवाल में भी देखा। तो ये डाइवर्सिफिकेशन जैसा पंकज जी ने बताया अभी बहुत जरूरी है, चाहे वो एएमसी वाइज हो, चाहे वो कैटेगरी वाइज हो, ताकि आप मल्टीपल फंड मैनेजर्स की एक्सपर्टीज को ले सकें। तो ये गुरु मंत्र आपको रिपीट जरूर लगेगा, पर बहुत आवश्यक है कि आप कॉन्सेंट्रेशन रिस्क से बचें। किसी भी एक एएमसी का एक्सपोजर 15 से 20% से ज्यादा ना हो। अगर आप फंड्स का चुनाव कर रहे हैं, 8-10 फंड ले रखे हैं, तो 1 से 2 फंड से ज्यादा किसी भी एक एएमसी के फंड ना लें, ताकि आपको डिफरेंट एएमसीज के डिफरेंट मल्टीपल फंड मैनेजर्स की एक्सपर्टीज का लाभ मिल सके। तो बहुत ज़रूरी गुरु मंत्र, जो कि हम मेरे ख्याल से दर्शकों के सवालों के जवाब भी के ज़रिए भी कई बार समझाने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि अक्सर लोग देखते हैं कि एक मार्केट कैप आगे बढ़ रहा है और वहाँ मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसी तरह के स्टॉक्स भी लोग अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा डालते हैं, और साथ ही फंड्स की बात हो तो उसका चुनाव भी उसी तर्ज पर करते हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही इस खास पेशकश में शिरकत की और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, उनकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग की है। मैं भी शो को आज यहाँ समाप्त करती हूँ, लेकिन आप सभी से गुजारिश है कि अपने सवाल अगर कोई हो तो व्हाट्सएप ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी सवाल हो सकता है, आपको अपना घर खरीदना हो, लोन को चुकाना हो, उसकी अदायगी हो, या अगर अपना क्रेडिट कार्ड का जो आपका बिल है उसकी रीपेमेंट स्ट्रैटेजी आप हमसे चाहते हो, इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका पैसा अटका हुआ है, तमाम तरह के सवाल हमें आप भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। और इसके अलावा क्योंकि यूट्यूब पर भी हम लाइव होते हैं, तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए, आपके सवालों को हम शो में लाइव शामिल करेंगे और आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग कराएंगे। नमस्कार।